बिना समय गवाए ryuji हाथ जोड़कर सुबह की टक्कर के लिए माफी मांगता है। झाड़ियों में छिपा हमारा जासूस इस माफी की तकनीक का विश्लेषण करता है और जाल पहचान लेता है। सुनहरी लड़की चेहरा फेरकर पोज बनाती है और उसे समझ आता है। हार्ड टू गेट खेलते हुए लड़की सुनहरी लड़के को तिरछी नजर से देखती है। अचानक वो पोज नहीं रोक पाती और जोर से हंस देती है। बड़ी मुस्कान के साथ वो कहती है कि ryuji उतना मासूम है जितना वो दिखता नहीं था। लड़के को उलझन में छोड़ते हुए वो कहती है कि वो इतनी छोटी बात पर नाराज नहीं रह सकती। झाड़ियों में फंसा हमारा MC आंखें घुमाता है और इस चीसी कपल सीन से परेशान होता है। उसके विश्लेषण के अनुसार यही चमकदार व्यक्तित्व उसे पोल में नंबर 1 बनाता है। बिना पलक झपकाए वो झाड़ियों से कपल पर नजर गड़ाए रखता है। जैसे ही वो इसे क्लासिक ओपनिंग घोषित करता है, कोई पीछे से चुपके से आ जाता है। उसका नाम पुकारते ही लड़का सिर से पांव तक जम जाता है। पीछे मुड़कर वो एक खतरनाक दिखने वाली लड़की को देखता है जो चेहरे पर पंखा रखे हैं। पूरी तरह आरोप लगाने वाले लहजे में ब्रुनेट पूछती है कि क्या वो लड़कियों पर जासूसी कर रहा है। खतरे को तुरंत पहचानते हुए वो समझ जाता है कि ये सायोंजी कुमिको है, कहानी की अमीर लड़की विलनेस। निंजा जैसी प्रतिक्रिया में लड़का झाड़ी से एक शाखा तोड़ता है और दिखावा करता है कि वो बस पौधे की प्रशंसा कर रहा था ताकि काउंसिल रूम सजाया जा सके। लड़की की शक भरी नजर का सामना करते हुए वो खुद को सामान्य बैकग्राउंड कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करता है। अपनी बेताबी छिपाते हुए वो दृढ़ मुद्रा बनाए रखता है ताकि ये न लगे कि वो जासूसी कर रहा था। बेकार शाखा हाथ में लेकर ब्रुनेट आंखें घुमाती है और कहती है कि कम से कम वो इसे टीचर के लाउंज में रख देगी। मन ही मन शुक्रगुजार होकर लड़का राहत की सांस लेता है कि वो वही पकड़ा नहीं गया। सीधे मुद्दे पर आते हुए लड़की हाथ बांधकर पूछती है कि सेमेस्टर की शुरुआत में स्टूडेंट काउंसिल का सेक्रेटरी आलस क्यों कर रहा है। श्रेष्ठता भरे अंदाज में लड़की घोषणा करती है कि वो काउंसिल अधिकारियों को भोजन पर बुलाना चाहती है ताकि उनके रिश्ते मजबूत हों। अधीनता का नाटक करते हुए वो मान जाता है और स्कूल के गलियारों में नेता का पीछा करता है। रास्ता अजीब लगने पर वो पूछता है कि क्या वे सामान्य कैफेटेरिया में खाने जा रहे हैं। छोटी हंसी के साथ वो उसे चिढ़ाती है कि वो उसे बिल्कुल नहीं जानता। नाटकीय ढंग से पंखा खोलते हुए अमीर लड़की पूछती है कि क्या वो सोचता है कि वो आम लोगों का खाना खाती है। वो जल्दी से स्पष्ट करती है कि उसे सामान्य व्यंजनों से कोई समस्या नहीं है, लेकिन न्यूनतम स्तर की पाक कला की मांग करती है। फैंसी रेस्टोरेंट में बैठकर हमारा MC वाग्यू स्टेक खाते हुए खुद को अजनबी महसूस करता है। पसीना पसीना होते हुए वो समझाने की कोशिश करता है कि स्कूल में उसके स्वाद के लिए पोर्क मेन्यू में नहीं है। पोर्क की कमी से हैरान होकर वो गुस्से में पूछती है कि फिर कैफेटेरिया में क्या परोसा जाता है। लोकप्रिय डिश का नाम याद करने की कोशिश में वो जुड़ोन कहता है, लेकिन उसे नाम बहुत भद्दा लगता है। काल्पनिक डिश को घूरते हुए विलनेस घृणा का चेहरा बनाती है और साफ करती है कि वो कभी गरीबों का खाना नहीं खाएगी। अचानक हमारा MC दूसरी ओर से आती आवाज से चौंक जाता है। हड़बड़ी में टाई ठीक करते हुए एक छात्र शिकायत करता है कि मिलेडी बिना बताए गायब हो गई। ब्रुनेट तुरंत उसे पहचानती है। अकाकी शिंजिरो, काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट और उसके परिवार का आधिकारिक चापलूस। घूरती नजर से चाराखे हमारे लड़के को सिर से पांव तक शत्रुतापूर्ण ढंग से देखता है। युसोंग के चेहरे पर उंगली दिखाते हुए वो पागल पूछता है कि एक साधारण सेक्रेटरी कैसे काउंसिल लीडर के साथ होने की हिम्मत करता है। शर्म से लाल होकर ब्रुनेट झूठ बोलती है कि उसने अपना भोजन छोड़ दिया सिर्फ उसे ढूंढने के लिए। झूठ से उलझन में MC सोचता है कि वो तो अभी गरीबों के खाने की शिकायत कर रही थी। घबराकर वो अपनी गलती छिपाने की कोशिश करती है, हाथ में शाखा कांपते हुए, जबकि वाइस प्रेसिडेंट लगातार चिल्लाता रहता है। गुस्से में अकाकी घोषणा करता है कि वो अपनी लेडी के प्रति किसी भी अनादर को बर्दाश्त नहीं करेगा। छाती ठोकते हुए चाराखे नाटकीय भाषण शुरू करता है और सायोंजी परिवार के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की कसम खाता है। अजीब दृश्य देखकर हमारा लड़का नोट करता है कि ब्रुनेट वाइस प्रेसिडेंट को कान पकड़कर खींच ले जाती है और देर से आने के लिए माफी मांगती है। बीच रास्ते में अकेला रह गया लड़का हैरान खड़ा रहता है और समझने की कोशिश करता है कि ये पागलपन क्या था।
क्लास खत्म होने पर वो घर जाने के लिए सबवे स्टेशन की ओर बढ़ता है। वो सब स्टेशन का सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल हिस्सा दिखाई देता है। पर हमारा हीरो मनीवन ये सोचता है कि आज एक मेन कैरेक्टर इवेंट हुआ है, जिससे मैं ये कह सकता हूं कि स्क्रैम्बल की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा हुआ कि मैंने खुद को पहले ही बल्क अप या अलग कर लिया था, जिसकी वजह से सब मुझे नजरअंदाज करते हैं। यही बात असली प्रोटेगोनिस्ट, मुख्य किरदार रियूजी पर भी लागू होती है। वो भी मुझसे बात नहीं करता। बस मेरा एक दोस्त है, सातोरो, जो पिछले साल से मुझसे बात करता है। मनीवन मन ही मन सोचता है, क्या तुम कोरिया और जापान में हो? तुम्हें वर्कआउट करना चाहिए। वो खुद को खुशनसीब मानते हुए एक अजीब, क्रीपी सी मुस्कान के साथ सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी उसके पास खड़ी एक लड़की उसे देखकर फुसफुसाती है, क्या ये सच में एक हाई स्कूल का छात्र है? मनीवन घड़ी देखता है। अगली ट्रेन आने में अभी लगभग 10 मिनट बाकी है। वो एक ऑरेंज जूस लेता है और सोचता है, कहानी अपने आप आगे बढ़ रही है। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे बस एक एक्स्ट्राज की तरह नॉर्मल लाइफ जीनी है। वो हंसते हुए सोचता है कि सब कुछ कितना स्मूथ चल रहा है। तभी पीछे से उसे कोई आवाज देता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहां रिका खड़ी होती है। वो उससे कहती है, तुम मेरी ही क्लास में हो ना? मैं ट्रांसफर स्टूडेंट शिसा मोटोरिका हूं। उसे वहां देखकर मनीवन एकदम चौंक जाता है और सोचता है, ये यहां क्या कर रही है? रिका कहती है, मैं तुम्हारे बारे में बहुत चिंता कर रही थी। मुझे लगा था कि तुम एक गुस्सैल इंसान होगे, पर ऐसा नहीं है। मैं तुमसे बस कुछ पूछने आई थी। क्या तुम्हें पता है कि यहां से कहां जाना है? इससे पहले कि मनीवन उसके सवाल का जवाब देता, वो पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? रिका उसके नेम टैग पर हाथ रखते हुए कहती है, ये यहां पर ही तो लिखा हुआ है, किन। और वो उसे प्यार से किन कहकर बुलाती है। हमारा हीरो सोचता है, यार, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया कि ये टैग अभी भी मेरे पास है। रिका एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहती है, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, किन। मुझे ये पहले से पता था। मनीवन सोचता है, ये सोचती है कि मैं एक अच्छा इंसान हूं। पता नहीं ये किस बारे में बात कर रही है। हमारा हीरो उससे पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो? और वो कहती है कि मैं बस ये बोल रही हूं कि तुम एक काइंड पर्सन हो। फिर वो अपनी बात को बदलते हुए उससे पूछता है, मेरा मतलब था कि तुम्हें मैं कैसे याद हूं? और वो कहती है, तुम सीरियस हो जो मुझे ये सब पूछ रहे हो? तुम मेरे जस्ट बाजू में बैठे थे, मेरे साइड टू साइड, और एकदम कोल्ड और एकदम स्ट्रेंज वाइब दे रहे थे। तो मैं तुम्हें नोटिस ना करूं तो किसे करूं? और वहां पर ह्यूमर्स, अफवाहें भी फैले हुए थे कि तुम 50 बाइकर गैंग और याकुजा से अकेले लड़े थे। जब मैंने तुम्हें क्लास में इतना सीरियस और कोल्ड देखा तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि तुम कैसे होगे। पर अब मैं तुमसे मिलकर बातें कर रही हूं, तुम्हारे साथ मजा कर रही हूं, तो मुझे लगता है कि तुम एक और अच्छे पर्सन हो। और हमारा हीरो उसका नाम कहते हुए मन ही मन सोचता है कि उसने इतने छोटे टाइम में इतनी पॉपुलैरिटी गेन कर ली। पर स्थिति से परेशान होकर उसे एहसास होता है कि उसने गलती से मुख्य नायिकाओं में से एक का ध्यान खींच लिया है। उसकी मुस्कुराती हुई शक्ल देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि क्यों सुनहरी बालों वाली लड़की लोकप्रियता में नंबर 1 है। उसके विचारों को काटते हुए लड़की उसका ध्यान खींचती है और मांग करती है कि वो बताए कि वो अच्छा इंसान है। ट्रांस से बाहर आते ही वो जल्दी से माफी मांगता है और बातचीत खत्म करने की कोशिश करता है। अजीब तारीफ के लिए धन्यवाद देकर वो उम्मीद करता है कि लड़की अपने रास्ते चली जाएगी। लेकिन लगातार सुनहरी लड़की कहती है कि बाकी क्लास उसे नहीं समझती, पर वो जानती है कि उसके सारे मसल्स के नीचे अच्छा दिल है। बहस से थककर वो तय करता है कि लड़की के भ्रम को मान लेना ही आसान है। चौड़ी मुस्कान के साथ वो खुद को ताकतवर लड़के की आधिकारिक दोस्त घोषित करती है और कहती है कि अब से वो उसका ध्यान रखे। नायिका को दूर धकेलने की कोशिश छोड़कर लड़का अपनी किस्मत स्वीकार कर लेता है। उसे समझ आता है कि चाहे वो अकेला रहे या दोस्त बनाए, सुनहरी लड़की के साथ नतीजा वही होगा। वो मजबूर दोस्ती स्वीकार करता है। मुख्य कहानी को खराब न करने के लिए लड़का मान लेता है कि बैकग्राउंड कैरेक्टर का नाटक जारी रखना होगा। जेब में हाथ डालकर वो दोस्ती मान लेता है और आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता है। नई दोस्ती से उत्साहित सुनहरी लड़की उसे अपना फोन दिखाती है और
टोक्यो के एक स्टेशन का रास्ता पूछती है। स्क्रीन देखते हुए लड़का स्वीकार करता है कि उसे कुछ पता नहीं, क्योंकि सबवे लाइनें बहुत उलझी हुई है। पता देखकर उसे समझ आता है कि स्टेशन एक फैंसी इलाके में है और लड़की के पास पैसे की कमी नहीं है। उसके जवाब पर खुश होकर वो कहती है कि वे पास पास रहते हैं और रोज ट्रेन साथ ले सकते हैं। ये सुनकर लड़का हैरान होता है कि उनके मोहल्ले लगभग साथ साथ है। हंसते हुए लड़की इसे किस्मत कहती है, जबकि वो पसीना पसीना हो जाता है। प्लॉट ट्विस्ट पर सोचते हुए एमसी सतर्क हो जाता है। नोटबुक याद करते हुए वो मानता है कि उसे असली कहानी इतनी अच्छी तरह नहीं पता कि सब कुछ अनुमान लगा सके। हार मानकर वो तय करता है कि सबसे अच्छा तरीका है लड़की को पास रखना, ताकि जानकारी मिले और बड़ी मुसीबत से बचा जा सके। इसे अपने फायदे में बदलने की सोचकर वो तय करता है कि रिका से गॉसिप लेना अच्छा सौदा है। जोखिम का आकलन करते हुए वो सोचता है कि रोमांटिक कॉमेडी आर्क में शामिल होना मुख्य कहानी को ज्यादा नहीं बदलेगा। चुप्पी तोड़ते हुए वो सुनहरी लड़की को बुलाता है और दोस्ती पक्की करने के लिए उसे ड्रिंक खरीदने की पेशकश करता है। वेंडिंग मशीन के सामने खड़े होकर वो कहता है कि जो चाहे चुन ले। सोडा एक ही बार में पीते हुए लड़की स्वर्ग जैसी खुशी महसूस करती है। कान से कान तक मुस्कुराते हुए वो धन्यवाद कहती है और कहती है कि ठंडी कोक से बेहतर कुछ नहीं। उसकी लत देखकर लड़का कहता है कि वो कोला की बड़ी फैन होगी। प्यारे अंदाज में जवाब देते हुए वो स्वीकार करती है कि डाइट के लिए सोडा कम कर रही थी। फोन निकालकर वो गर्व से बचपन की मॉडलिंग की तस्वीरें दिखाती है। जानकारी से हैरान होकर लड़का फोटो देखता है और मानता है कि लड़की में मॉडलिंग का टैलेंट है, लेकिन चेहरे को ध्यान से देखकर वो कहता है कि वो थोड़ी अलग दिखती है, शायद मेकअप की वजह से। तुरंत नाराज होकर वो चिल्लाती है कि वो मेकअप नहीं करती और जल्दी से विषय बदल देती है। तभी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है और वो सवाल से बचते हुए दौड़कर अंदर चली जाती है। ट्रेन में बैठे हुए दो बूढ़े आदमी फुसफुसाते हैं और हमारे एमसी को उसके आकार की वजह से गुंडा कहते हैं। असहज होकर वो टिप्पणियों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। उसके चेहरे पर हैरानी देखकर सुनहरी लड़की मजाक करती है कि ट्रेन लेना अब तनावपूर्ण घटना बन गई है और वो उसका ह्यूमन शील्ड है। पॉकेट मैप निकालकर वो ट्रांसफर रूट पढ़ता है ताकि लड़की को घर पहुंचने का रास्ता समझा सके। नक्शे पर उलझे रास्ते दिखाते हुए वो समझाने की कोशिश करता है, जबकि लड़की कुछ नहीं समझती और हंसती रहती है। स्टेशन से बाहर निकलते हुए वे मोहल्ले में अलविदा कहते हैं और लड़की कसम खाती है कि ये उसका सबसे अच्छा दिन था। उसका स्टेशन अगला है, ये पक्का करके लड़का अब तक की शांत संगति के लिए धन्यवाद देता है। ट्रेन के अंदर से हाथ हिलाते हुए सुनहरी लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि वो कल फिर उस पर भरोसा करेगी। रोजाना बुलावे से हैरान होकर उसे समझ आता है कि वो ट्रेन में उससे बच नहीं पाएगा। अकेला फुटपाथ पर चलते हुए वो सोचता है कि नंबर 1 नायिका ने स्कूल में उससे चिपकने के लिए उसे चुना है। अगले दिन लंच बेल बजती है और सबके पेट में गुड़गुड़ाहट होती है। रिका अपना लंच बॉक्स भूल जाती है और भूखे रहने की सोचकर उदास हो जाती है। इस बीच अपना बेंटो बॉक्स खोलकर लड़का शांति से किम्बाब खाने की तैयारी करता है। पहला रोल मुंह में डालते ही वो अपने छिपे हुए ब्रेक स्पॉट की शांति का आनंद लेता है। अचानक सुनहरे बालों का सिर कोने से झांकता है और उसे मुंह भरे हुए पकड़ लेता है। रोते हुए वो कहती है कि उसे यकीन नहीं होता कि वो रोज छिपकर अकेले खाना खाता है। बात को हल्का करने की कोशिश में वो समझाता है कि उसके बड़े हाथ बाकी छात्रों को डराते हैं, इसलिए वो मुसीबत से बचने के लिए अकेला रहता है। कंधे उचकाते हुए वो कहता है कि अफवाहों से बचने के लिए ये बेहतर है और लोगों को उसके लुक की आदत डालने में समय लगेगा। कांपते हुए सुनहरी लड़की कहती है कि ये बेतुका है कि उसके साथ खाने वाला कोई नहीं है और कहती है कि लोगों के साथ रहना बहुत जरूरी है। बॉक्स को घूरते हुए वो जापानी खाना पहचानती है और पूछती है कि क्या वो एक रोल चख सकती है। उसका लंच शेयर करने के लिए मानते हुए लड़का सोचता है कि उसकी मूड कितनी जल्दी बदल जाती है। मुफ्त खाना पाकर वो खुश होती है और कहती है कि साथ में खाना रोने से कहीं बेहतर है। थोड़ा शर्मिंदा होकर वो माफी मांगता है और चेतावनी देता है कि कल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो रोज वही लंच लाता है और उसे ऊब हो सकती है। चावल का रोल चखते हुए लड़की साबित करती है
कि वो नायिका कहलाने लायक है। हर बाइट में करिश्मा झलकता है। जोर से तारीफ करते हुए वो मसाले की प्रशंसा करती है और पुष्टि करती है कि उसके परिवार का रेस्टोरेंट बेहतरीन है। तारीफ से शर्माकर बड़ा लड़का कहता है कि ये बस चावल और मांस है, लेकिन कहता है कि अगर उसे सच में पसंद है तो उसकी मां को बताए। इसे बराबरी का सौदा बनाने के लिए सुनहरी लड़की अपनी खास ऑमलेट का टुकड़ा उसके किम्बाब के बदले देती है। रसदार अंडे का टुकड़ा बिना झिझक मुंह में डालते ही उसका शरीर जम जाता है। अजीब स्वाद उसकी जीभ पर फटता है और उसकी पुतलियां फैल जाती है। स्वाद से उलझन में वो समझ नहीं पाता कि उसने क्या निगल लिया। मतली महसूस करते हुए उसे समझ आता है कि ये रेसिपी किसी बच्चे की चीनी से बिगड़ी हुई जुबान से बनी है। खांसते हुए वो पूछता है कि उसने उसमें कितने चम्मच चीनी डाली है। घृणा भरे चेहरे और भारी आभा के साथ ताकतवर लड़का कहता है कि ज्यादा चीनी बुरी है और वादा करता है कि अगली बार वो असली कोरियन ऑमलेट लाएगा जिसमें चीनी नहीं होगी। उलझन में लड़की पूछती है कि कोरियन रेसिपी में वो क्या डालता है और वह जवाब देता है कि बस नमक, जिससे सुनहरी लड़की नाराज हो जाती है। अंडे में नमक डालकर खाने को बेतुका मानते हुए वो कोरियन की स्वाद इंद्रियों को खराब कहती है। उनके पाक कला के झगड़े पर हंसते हुए अचानक माहौल बदल जाता है और आंगन में भारी उपस्थिति महसूस होती है। दूर देखते हुए वे एक अजीब जोड़ी को देखते हैं जिनके चेहरे मुसीबत की ओर इशारा करते हैं। जो कुछ वो देखती है उससे नाराज होकर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट गुस्से में रेफरी की सीटी बजाते हुए आगे बढ़ती है। अपने बालों की छाया में गुस्से से कांपते हुए ब्रुनेट कसम खाती है कि स्वर्ग ऐसे अनैतिक कार्यों को माफ कर सकता है, लेकिन वो नहीं। जोर से पैर पटकते हुए वो सिर उठाती है और घोषणा करती है कि लंच के दौरान गुप्त मुलाकातें प्रतिबंधित हैं। अचानक गुस्से से भ्रमित होकर लड़का हकलाते हुए पूछता है कि उसने अनुचित संबंध से क्या मतलब निकाला। एक दृढ़ कदम आगे बढ़ाते हुए और उनका सामना करते हुए चार आंखों वाला वाइस प्रेसिडेंट अपनी आवाज गहरी करता है और नियंत्रण लेता है। आरएमसी को उसके पूरे नाम से पुकारते हुए अकाकी उसे श्रेष्ठ नजर से देखता है और कायर कहता है। बेवकूफी भरे आरोपों से थककर लड़का कहता है कि वह तो बस खा रहा था और पूछता है कि वे दोनों अचानक बार बार क्यों आ जाते हैं, कि ये बहुत अजीब है कि वे हर दिन यहां छिपे हुए मिलते हैं। अपना निशाना बदलते हुए प्रेसिडेंट सुनहरी लड़की को घूरती है और उसे चुनौती देती है कि वो कोई और मजाकिया टिप्पणी करे। उसी क्षण सुनहरी लड़की सब जोड़ती है और हंसते हुए ब्रुनेट को प्रेसिडेंट ऑफ डार्कनेस कहती है। जमी हुई विलनेस शर्मनाक उपनाम सुनती है और धीरे धीरे खुद से दोहराती है। मजाक से भरी नायिका कहती है कि अब उसे उपनाम का कारण समझ आया। आखिरकार ब्रुनेट हमेशा काले कपड़े पहनती है और भारी आभा के साथ घूमती है। गुस्से से फटते हुए प्रेसिडेंट आधिकारिक काउंसिल यूनिफॉर्म के सम्मान और गरिमा पर चिल्लाती है। रिका बिना रुके उसे चिढ़ाती है और पूछती है कि क्या प्रेसिडेंट में ये स्वीकार करने की हिम्मत है कि ये बस एक इमो कॉस्प्ले आउटफिट है। अस्थिर होकर ब्रुनेट समझती है कि वो स्कूल भर का मजाक बन गई है और उपनाम पूरे साल चिपका रहेगा। शर्म से बचने के लिए भागते हुए वो बदला लेने की कसम खाती है और चेतावनी देती है कि ये खत्म नहीं हुआ। अपनी नाराज देवी को रोते हुए भागते देख चाराखे उसके पीछे दौड़ता है, उसका नाम पुकारते हुए और खुद ही ठोकर खाकर गिर जाता है। दोनों को अकेला छोड़कर रिका इस भागने को मजेदार पाती है, लेकिन एमसी उनके बचकाने झगड़े के बारे में सोचता रह जाता है। कंधे उचकाते हुए लड़का कहता है कि उसे पता नहीं क्या हुआ और वो बस शांति से खाना चाहता है। स्कूल के दिन के अंत में वही खुशमिजाज आवाज रिका की गूंजती है, खाली गलियारे में कोरियन का नाम पुकारते हुए। उसकी डेस्क पर झुकते हुए वो अजीब पाती है कि वो अभी तक गया नहीं और पूछती है कि आज उसका बहाना क्या है। क्लब गाइड पैम्फलेट हाथ में लिए वो समझाता है कि पिछले साल काउंसिल में होने से उसे समय नहीं मिला, लेकिन अब वो किसी क्लब में शामिल होने की सोच रहा है। सबसे सामान्य विचार देते हुए वो उसका हाथ पकड़ती है और सुझाव देती है कि आज सभी क्लबों का दौरा करें। सोचते हुए वो निष्कर्ष निकालता है कि खुद कोशिश करना बैठकर सोचने से कहीं बेहतर है। अपने निर्णय की पुष्टि करते हुए वो आंखें बंद करता है और सहमत होता है कि जगहों पर जाकर पूरी तरह पक्का कर ले, लेकिन उसे सांस लेने का मौका दिए बिना वो घोषणा करता है कि वो सिर्फ एक नहीं बल्कि सभी क्लबों में
उसी दोपहर जाएगा, जिससे सुनहरी लड़की हैरान हो जाती है। दुष्ट मुस्कान और घनी आभा के साथ एमसी अपनी ही परछाई को डराता है। पागल नजर से उंगलियां चटकाते हुए वो बताता है कि असली इरादा अपनी ताकत की सीमा जांचना है।